स्त्री हट, बाल हट और राज हट। मतलब एक औरत की जिद, एक बच्चे की जिद और किसी राजनीतिज्ञ की सत्ता के लिए, पावर के लिए की गई जिद। कहा जाता है कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक 3 जिदें हैं। और हमारी आज की कहानी इन 3 में से एक हट, मतलब स्त्री हट पर आधारित है, जिसमें हमारी कहानी की मुख्य नायिका जिद कर बैठती है अपनी बहन की शादी में जाने के लिए। अब वैसे बहन की शादी में जाना बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन उस वक्त शहर में दंगे चल रहे होते हैं और उसकी ये जिद उसे कहां तक लेकर जाती है, ये बात देखने और सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी आशापूर्णा देवी जी की शक्ति। तो कहानी की शुरुआत होती है कलकत्ता में गरियाहाट के घर से, जिस घर में 2 लोग पति पत्नी अशोक और सोमा रहते हैं। अशोक आज की सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है, अपनी दाढ़ी बना रहा है, अपने बालों को ठीक कर रहा है और दाढ़ी और बाल में जो सफेद बाल आने लगे हैं उन्हें छाट छाट कर काट रहा है, ताकि किसी और को वो सफेद बाल दिखे ना। सोमा उसके पास चाय का कप लेकर आती है और उसे बोलती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी जो अब उम्र बढ़ रही है और जो तुम्हारे सफेद बाल दाढ़ी और बालों में आ रहे हैं, इन्हें तुम ज्यादा देर तक अब छुपा नहीं पाओगे। खैर, अशोक उसे थोड़ा टफ लुक देता है और उसके हाथों में से चाय ले लेता है और फिर सोमा उससे पूछती है कि तुम बताओ आज शाम का क्या प्लान है। तो अशोक पूछता है कि भाई कैसा प्लान। तो कहती है तुम्हें याद नहीं है, आज हमें रंगादी की बड़ी बेटी की शादी में जाना है। रंगादी जो कि सोमा की कजन सिस्टर है। अभी बात सुनकर अशोक थोड़ा सा घबराता है, क्योंकि उस वक्त कलकत्ता में दंगे चल रहे थे। जगह जगह से मर्डर्स की, मारपीट की, लूटपाट की खबरें आया करती थी। तो ऐसे में रात के वक्त शादी में जाना, और वो भी बेलेघाटा में। बेलेघाटा जो कि कलकत्ता में एक जगह है, वहां पर वो शादी थी। तो अशोक सोमा से पूछता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो? क्या तुम्हें वाकई में उस शादी में जाना है, जो कि तुम्हारी सगी बहन की भी नहीं बल्कि तुम्हारी कजन सिस्टर की बेटी की शादी है? तो सोमा उससे कहती है कि देखो, ये रंगादी के घर में पहली शादी है, उनकी बड़ी बेटी की शादी है और मैं ये बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी। तो तुम मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम ऑफिस से वापस यहाँ आकर मेरे साथ चलोगे या फिर ऑफिस से डायरेक्ट वहां शादी में पहुंचोगे? तो अशोक ने उसे थोड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की कि सोमा देखो, मेरी बात सुनो, इस वक्त शहर में शाम के बाद निकलना ठीक नहीं है, और वो भी यहाँ से बेलेघाट, गरियाहाट से बेलेघाट कोई बहुत पास नहीं है। वहां जाना और फिर वहां से लौट कर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो तुम प्लीज एक बार सोच लो। तो सोमा ने तपाक से कहा कि देखो, जो सोचना है वो तुम सोचो, मैं शादी में जा रही हूं, अगर तुम्हें नहीं आना तो प्लीज मुझे बता दो। तो अशोक ने भी तुरंत कहा कि और अगर मैं तुम्हें जाने की इजाजत ना दूं? तो सोमा ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इजाजत की मुझे जरूरत है? अगर मुझे शादी में जाना है तो मैं जाकर रहूंगी, बात खत्म। ये कहकर सोमा वहां से चली गई। अशोक ने फिर बड़े गुस्से में अपनी चाय खत्म की, उसी गुस्से के साथ अपनी दाढ़ी बनाई, तैयार हुआ और गुस्से के साथ ही ऑफिस निकल गया। वैसे वो ऑफिस निकलने से पहले सोमा से मिला करता था, बहुत अच्छी तरह दोनों एक दूसरे को बाय कहा करते थे, लेकिन आज अशोक तपाक से घर से निकल गया। पीछे से सोमा ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं घर की चाबी ऊपर मकान मालिक को दे जाऊंगी, उनसे ले लेना, और खाना भी यहीं किचन में रख जाऊंगी, गर्म करके खा लेना। लेकिन अशोक ने मुड़कर हां तक कहने की जहमत नहीं उठाई और वो सीधा पहुंच गया ऑफिस। जब ऑफिस पहुंचा तो वहां पहुंचकर देखा कि काफी सारे लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे, और उस बातचीत में सबसे बीच में बैठे थे सतीश बाबू, जो सबको बता रहे थे कि कैसे कल उनके मोहल्ले में सबकी आंखों के सामने खुलेआम एक मर्डर हुआ, जो कि दंगाइयों ने किया। वो बता रहे थे कि कैसे दंगाइयों ने डंडे से मार मार कर उस आदमी का सर फाड़ दिया। वो नजारा देखकर और उसे याद करके वो बुरी तरह से डरे हुए थे। और बाकी लोग भी बता रहे थे कि किस तरह शहर में जगह जगह दंगे हो रहे हैं, दंगे बढ़ रहे हैं, तो किसी का भी शाम ढले अपने घर से बाहर निकलना सेफ नहीं है। और जब अशोक ऑफिस में आया तो सबने उसकी तरफ देखा, उसे अच्छे से बिठाया, उससे पूछा क्या सब ठीक है, क्या तुम्हारे एरिया में बसेस चल रही हैं, गरियाहाट की तरफ कोई दंगा तो नहीं हुआ, और ये सब बातें होने लगी। तो अशोक ने सभी को बताया कि नहीं भाई, अभी सब कुछ ठीक है, और बल्कि आज शाम तो मैं अपनी पत्नी के साथ बेलेघाटा में एक शादी में भी जा रहा हूं। अब जैसे ही लोगों ने बेलेघाटा में शादी की बात सुनी, सब लोग सन्न रह गए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? बेलेघाटा में इस वक्त सबसे ज्यादा दंगे हो रहे हैं और ऐसे में तुम वहां शादी में जाना चाहते हो, वो भी रात की शादी में?
तो अशोक ने सबसे कहा कि देखिए, सोमा की कजन सिस्टर की बड़ी लड़की की शादी है, पहली शादी है घर में, तो इसे मिस नहीं किया जा सकता। तो सतीश बाबू बोल पड़े कि भाई कजन सिस्टर है, कोई सगी बहन नहीं है, ऐसे में तुम अपनी जान जोखिम में डालने में क्यों पड़े हो। तो अशोक ने कहा कि देखिए, मैंने सोमा को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी और आज अब शाम में मजबूरन मुझे उसके साथ वहां शादी में जाना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर सतीश बाबू उसके पास गए और उन्हें, क्योंकि पूरे शहर की खबर रहा करती थी, उसे बताने लगे कि तुम्हें मालूम है कल मानिक ताला में 2 औरतों के साथ क्या हुआ। तो अशोक ने पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि मानिक ताला में कल भरे बाजार सबके सामने दिन दहाड़े दंगाइयों ने 2 औरतों की साड़ियां उतार दी और वो दोनों औरतें किसी तरह ब्लाउज और पेटीकोट में अपनी इज्जत बचाकर वहां से किसी तरह भागी। अशोक ये बात सुनकर दंग रह गया, क्योंकि ऐसी कोई खबर अब तक उसने किसी अखबार में नहीं पढ़ी थी। तो सतीश बाबू ने उसे समझाया कि देखो, इस वक्त दंगाइयों की आड़ में, दंगों की आड़ में कई सारे चोर, लुटेरे, ठग ऐसे ऐसे न जाने कितने गंदे काम कर रहे हैं। तो क्या तुम वाकई में चाहते हो कि तुम और सोमा ऐसी किसी सिचुएशन में फंसो। अब सतीश बाबू की ये बात सुनकर अशोक वाकई में डर गया और उसे चाहे अनचाहे उन 2 औरतों में सोमा का चेहरा दिखने लगा और बस उसने फैसला किया कि अब वो किसी भी तरह सोमा को जाने से रोकेगा। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे रोके कैसे। तो सतीश बाबू ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में फोन है। उसने कहा नहीं, मेरे घर में नहीं है, मकान मालिक के घर में है। उन्होंने कहा तुरंत तुम फोन लगाओ और उसे जाने के लिए मना करो। अशोक ने बिना किसी देरी के फोन उठाया और अपने मकान मालिक के यहाँ फोन लगाया, लेकिन फोन किसी ने उठाया नहीं। वो समझ गया कि मेरे मकान मालिक अपनी दुकान पर गए होंगे, उनकी पत्नी कहीं ना कहीं शॉपिंग करने गई होगी और उनकी बेटी हमेशा की तरह कॉलेज में होगी। बार बार वो कोशिश करते रहे लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। कुछ घंटों के बाद जब मकान मालिक की पत्नी वापस घर लौटी तो उन्होंने फोन उठाया। फोन उठाते ही अशोक ने पूछा कि सोमा कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि सोमा तो अभी कुछ देर पहले ही मुझे घर की चाबी देकर अपनी बहन की शादी के लिए निकल गई है। अब ये बात सुनकर अशोक का दिल पूरी तरह से बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वो आगे और उनसे क्या कहे, तो उसने फोन रख दिया। अब इस डर की वजह से वो सोमा पर इतना गुस्सा हो चुका था कि उसने शादी में ना जाने का फैसला किया। शाम भर बैठकर उसने ऑफिस में अपनी फाइल्स कंप्लीट की, अपना काम निपटाया और फिर देर रात 10 बजे तक घर पहुंचा, ये सोचकर कि 9:30 बजे तक तो सोमा वापस आ ही चुकी होगी, क्योंकि उसने कहा था कि वो 9, 9:30 तक लौट आएगी। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो घर में अंधेरा था और ताला लगा था, मतलब सोमा वापस नहीं आई थी। वो ऊपर मकान मालिक के घर में गया, उनसे चाबी ली तो मकान मालिक की बेटी ने बताया कि भाभी खाना रसोई में रख गई हैं, आप गर्म कर खा लीजिएगा। तो अशोक ने गुस्से में उससे कहा कि मैं दोपहर का बना खाना नहीं खाऊंगा, भूखा सो जाऊंगा, लेकिन उस खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये कहकर वो नीचे चला आया, घर का ताला खोला और अब इंतजार करने लगा सोमा का। 10 के सवा 10 हुए, 10:30 हुए और अब वाकई में अशोक को डर लगने लगा। उसे फिर एक बार उन्हीं 2 औरतों की बात याद आने लगी और उन 2 औरतों के चेहरे में सोमा का चेहरा दिखने लगा। क्या सोमा वाकई में किसी मुश्किल में फंस गई है? क्या वाकई में दंगाइयों ने उस शादी पर अटैक कर दिया है? क्या वाकई में अब सोमा कभी वापस नहीं आएगी? ये सारे ख्याल अब अशोक को बुरी तरह से डरा रहे थे। 11:45 बजते बजते अब उसने फैसला किया कि वो यहां से अब सीधा बेले घाटा जाएगा और जाकर देखेगा कि सोमा असल में है कहां। लेकिन जैसे ही वो तैयार होने लगा, उसने नीचे गाड़ी के रुकने की आवाज सुनी। उसने खिड़की में से झांक कर देखा तो गाड़ी में से उतर रही थी सोमा और उसके साथ था उसका कजन भाई पोल्टू। और वो पोल्टू से कह रही थी कि अब मुझे यहाँ ड्रॉप करने के बाद तुम मेजदी को ढाकुरिया में ड्रॉप कर देना और उसके बाद सीधा अपने घर चले जाना। अब इस तरह से सोमा को हंस हंस कर अपने भाई से और गाड़ी में बैठे बाकी लोगों से बातें करते देख अशोक को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो वहां से सीधा गया बिस्तर पर और जाकर अपनी चादर तान ली। कई बार जब पोल्टू ने बेल बजाई, उसके बाद कहीं जाकर अशोक ने दरवाजा खोला और वो पूरी तरह से तैयार था सोमा पर बरसने के लिए, उसे अच्छी तरह से सुनाने के लिए कि कौन सा तरीका है कि तुम रात के 11 बजे शादी से वापस लौट रही हो जबकि पूरे शहर में दंगे चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही अशोक ने दरवाजा खोला, सोमा उस पर बरस पड़ी और पोल्टू से कहने लगी कि पोल्टू देखो, तुम कह रहे थे कि जीजा जी अब तक जगे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन देखो उस बिस्तर को, देखो इन्हें, ये सो रहे थे, इन्हें कोई परवाह नहीं है कि मैं कहां हूं, जिंदा हूं, मर गई हूं और ऐसे आदमी के साथ मुझे जिंदगी निभानी पड़ रही है। अच्छी तरह से अशोक को डांट कर सोमा अंदर आई, पोल्टू भी साथ में अंदर आया। उसने पोल्टू को पानी दिया और जब पोल्टू पानी पी रहा था, अशोक बस ये सोच रहा था कि हर बार ऐसा कैसे हो जाता है कि सारी गलती सोमा की होने के बावजूद भी डांट मुझे खानी पड़ती है। ऐसी कौन सी शक्ति है इसके पास कि किसी भी सिचुएशन को इस तरह घुमाकर मेरे ऊपर ले आती है। और उसके इन्हीं ख्यालों के साथ साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो जैसा हमने कहानी की शुरुआत में बात की
स्त्री हट, बाल हट और राज हट, ये इस दुनिया की 3 सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे खतरनाक जिदें बताई गई हैं। और इस कहानी में भी हमने देखा कि सोमा की जिद की वजह से अशोक को कितनी ज्यादा फिक्र, कितनी ज्यादा चिंता हो जाती है। लेकिन अंत में सोमा ही उस पर बरसती है, सोमा ही उसे डांटती है और अशोक को समझ नहीं आता कि किस तरह हर बार ऐसी सिचुएशन में सोमा मुझ पर भारी पड़ जाती है। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।